फोटो ही लूँगा पूरे दिन। कहाँ रहेगी साउंड वाले भैया? चल गए देखो प्रोजेक्टर भी होगा। लैपटॉप यहाँ से चलाओगे? हैं? लैपटॉप वहीं दे देंगे हम लैपटॉप उन्हें। अच्छा वहाँ दोगे? हाँ बता देंगे उन्हें क्या करना है। या तो कोई एक जना बैठा देना या तो हाँ चल बैठा देना। उनके साथ चलो उनको बता नहीं दें। मैं बता दूँगा साथ। ठीक है। पैदल आ रहे हो क्या? टेंट वाले ने कहाँ छोड़ दिया तुम्हें? जी जी किससे कहूँ मैं? अंकल सर से? थोड़ा सा आगे आएंगे आप। मार दे यार फोटो। थर्ड रो फोटो खींच सकते हैं ना फोटो। क्या था
अरे पीछे नहीं जाना इधर आप लोग अरे इधर आना है आप लोगों को हेलो हेलो थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ा देना आवाज़ साफ नहीं आ रही हेलो 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 ट्रैवल बढ़ा देना हेलो 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 जो उनकी सीट है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रहे। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 रूम में जो बैठे हुए हैं पीपीएस की गर्ल्स हैं शायद ये, आप एक रो आगे आ जाइए। पीछे काना मक्खन की जो गर्ल्स हैं आप भी आगे आ जाइए। बस ऑक्यूपाई सारी सीट से जो है हमारी, इसका हमें प्रयास करना है। जितनी भी गर्ल्स है मेरा उनसे आग्रह है कि वो सब मेरे राइट साइड में आ जाए। सारी गर्ल्स जो है वो राइट में आ जाए। सारी गर्ल्स मेरे राइट की तरफ आ जाए। सारे बॉयज यहाँ से उठ के आगे से इधर से नीचे से होके इधर ऊपर चले जाइए। बॉयज बॉयज इधर से आइए, इधर से उधर से मत जाइए। इसी में लेना है वीडियो बनना वीडियो में अरे यार बड़े वाला के पीछे बैठेंगे सर पीछे जाम कुछ नहीं आ रही नीचे जब घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और फिर स्कूल में जाके पता लगता है कि नहीं आज स्कूल में नहीं पढ़ना, कहीं बाहर जाना, तालियां बजाइए सभी। या स्टेट के जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए यदि हमें प्रिपरेशन करनी होगी तो उसके ये जो है ये गेस्ट हमारे आने वाले हैं, ये सभी वो हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते थे, पूछेंगे और आधे घंटे के लिमिटेड टाइम के बाद में हमारे प्रोग्राम में हम इसको फिनिश कर देंगे। कई सारे स्कूल्स के
बैठा था तो वह मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें एक बार में एक ही को जवाब मिल रहा था। उसमें 30 ब्रिक्स थी। देखो ऐसे नहीं बोलना, आगे इसको और बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि एक जंगल है, किसने सुना हुआ है? ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनको आनंद आएगा। अब जिन्होंने हाथ उठाया उनमें से कोई नहीं बोलेगा। अब एक जंगल है और उस जंगल में एक नदी है। उस नदी में मगरमच्छ रहते हैं कई सारे। ये बात हमने केवल इंफॉर्मेशन के लिए बता दी। अब उस जंगल में जो जंगल का राजा शेर है, उसका बर्थडे आया, उसका जन्मदिन है। उसने सबको बुलाया, सब उसके बर्थडे में आए। वो फ्रिज में हमें हाथी को बंद करना है, कैसे बंद करेंगे आप बताओ? दरवाजा खोलेंगे, हाथी को अंदर घुसाएंगे, उसके बाद उसको फ्रिज के डोर को बंद कर देंगे और वो हाथी उसमें बंद हो गया। अब हमें उसी में एक बकरी को बंद करना है तो कैसे करेंगे? उसमें एक और शेर रहता है जो उस शेर का भी हम कह सकते हैं कि उसका फादर था। मान लिया अब उसका बर्थडे है, उसने भी एक जगह पार्टी रखी। अब उस पार्टी में एक जानवर नहीं पहुंचा, कौन सा? क्या मगरमच्छ पहुंचा? ये आपको जो डायरी पेन ली है, आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ चीजें हम उसको लिख सकते हैं तो उसको उस पर लिख लेंगे। गर्ल्स में तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो ऑक्यूपाई ना हो रखी हो, लेकिन बॉयज में जो पीछे बैठे हुए हैं उनके आगे की सीट ऑक्यूपाई नहीं है, तो जो उनके आगे की सीट खाली है पीछे से आके अपने आगे वाली सीट को फिल करेंगे, ताकि बाद में आने वाले किसी स्टूडेंट को बीच में से जाके आपको डिस्टर्बेंस करके वहां ना बैठे। जो भी आपको सीट दिखती है उसमें बैठ जाइए। ये अच्छा कल्चर होता है बॉयज में, पहले आप जब लगता है 2 लड़के उठ गए उसके बाद लगता है हाँ हमें उठना चाहिए। वाटर बॉटल्स को ऐसे ही फेंके नहीं जाएंगे। यहाँ की स्वच्छता का ध्यान भी आपको ही रखना है। पीने के बाद में उसको examinations fully listened by psychologists and counselors. ऐसे classes आपके पास 5 मिनट का समय था।
अब आप ये कोशिश करेंगे कि 2 घंटे आप यहाँ से ना उठें। तो यहाँ जितनी भी शिक्षक महोदय शिक्षिका महोदय यहाँ हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि कुछ बच्चे बाहर भी खड़े हुए हैं, तो कृपया उनको बुलाकर आप अंदर बैठा लीजिए, ताकि तो एक प्रॉपर वे हमें यहाँ लगे। कहीं भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लास्ट में बॉयज क्या हो गया, उधर तो खोल लें उसको ऊपर जाने के लिए। बेटा बॉयज उधर बॉयज का फुल हो गया, नीचे से नीचे तो बोलो, थोड़े से बच्चे रहेगा उनको इसी अब एक कुर्सियों पे इतनी तेजी से बैठना कि एक आध कुर्सी टूटे। अब इसमें क्या हुआ कि एक बात आती है, आग्रह है कि कृपया बाहर से जो बच्चे उनके खड़े हुए हैं, कृपया उनको अंदर ऑडिटोरियम में लाने की आप कृपा करें, ऐसा हमारा आग्रह है। बच्चे होते हैं, ऐसे ही आप मेरे सारे मथुरा के बच्चे हो, तो इसलिए मथुरा के हो इसका मतलब बच्चे हो मथुरा के, और आप ही में से कल IAS IPS भी निकलेंगे, तो उसमें बेसिकली मथुरा का नाम निकलेगा। जैसे कहते हैं ना, कीजिए या मथुरा की हो, इसलिए कह लीजिए कि हमें भी उतनी ही खुशी होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि सचिन एक्चुअली उसने ये सोचा कि मथुरा में UPSC की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन नहीं है, बच्चे तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी सोच के लिए मैं उसे बधाई दूंगी। बधाई देने के अलावा एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, जो सोचने वाली है कि हम IAS या IPS क्यों बनना चाहते हैं। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस तब हो सकते हो जब आपका मोटिवेशन उसके लिए बहुत हाई है, आपका डेडिकेशन पूरा है, और वो तब हो सकता है जब पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछें कि आप क्यों बनना चाहते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि आप क्यों बनना चाहते हैं? Anyone can explain please? आप कोई भी एक अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास एकदम, सभी बच्चे बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं या नहीं? कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मुझे एक क्लरिकल जॉब करना है ना। और एक तो आजकल सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि टीचर भी बनना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी नज़र में एक कंसेप्ट आ गया है कि टीचिंग में पैसा तो कभी था ही नहीं, अब बचा कुचा जो रिस्पेक्ट था वो भी गया, तो टीचर बनेगा कौन। लेकिन शायद इससे ज़्यादा मेरी अपनी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा बेटा वो कंपनीज जॉब्स में भी रहा है। मैं इन्फोसिस में एज अ प्रोजेक्ट लीडर भी रही हूँ, मेरा फील्ड भी कंप्यूटर्स रहा, और मैं टीचिंग में भी आई। आप कितने भी हाई प्रोफाइल जॉब पे चले जाइए, लेकिन जो एक टीचिंग जॉब का जो एक पाई, अगर इसे ईमानदारी से व्यक्ति करता है, आप जो टीचर है वो भी याद कर लें और जो स्टूडेंट है वो भी याद कर लीजिए। कोई एक ऐसा टीचर होगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको ये लगेगा नहीं यार, इसने मुझे सही गाइड किया था, इसने मुझे सही बताया था। और यही बस एक टीचर या एक किसी भी जो एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड का व्यक्ति है, उसकी बस यही कमाई है। अगर कोई ये सोच के टीचिंग प्रोफेशन में आए कि मैं बहुत कमा लूँगा, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अगर तो वहाँ भी पासपोर्ट ऑफिस में मुझे अपना एक स्टूडेंट, हाँ बहुत बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं या नहीं? किसी भी बच्चे का ड्रीम छोटा है? एक बढ़िया सा यार्ड बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी, उससे नीचे कोई सोचता है क्या? वो तो जिंदगी की, जैसे कहते हैं ना, यथार्थ जब सामने आता है तब फिगर्स पता लगते हैं, लेकिन इससे कम कोई सोचता नहीं है। सोचता है तो टीचिंग प्रोफेशन तो साइड ही गया बेचारा, है ना। तो आप लोग बताइए, क्या आपने अगर ये सपना देखा है या आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो शायद सिर्फ उसकी लग्जरी आपको अट्रैक्ट करती है, ऑरा है वो अच्छा लगता है, या आपका मोटिवेशन कुछ और होता है? यही डिसाइड। पढ़ते बहुत बच्चे हैं बेटा, मेहनत बहुत बच्चे करते हैं, सेलेक्ट बहुत ज़रा से होते हैं। उसका मेन कारण यही है कि उनको क्यों IAS अफसर बनना है, इस क्वेश्चन का आंसर ही बहुत टफ होता है।
सबसे टफ इसी क्वेश्चन का आंसर है कि वो कैलकुलेट करना कि व्हाई वी वांट ए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और टॉप लेवल जॉब्स ऑफ द इंडिया। आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे आंसर देगा कि क्यों वो टॉप लेवल पे जाना चाहता है इस क्वेश्चन। अच्छा चलिए ये बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉप लेवल का इंडियन जॉब्स मतलब स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में इंटरेस्टेड है? हैंड्स अप प्लीज। सोचिए मत, अरे खुल के सोचना है तो बढ़िया तरीके से सोचिए कि बस आज से फील करना शुरू करिए मैं आईएएस अफसर हूं, लाइक दैट। कितने बच्चे ऐसे फील करना चाहते हैं कि वो आईएएस अफसर्स हैं? मतलब सोचने में भी टेंशन आ रहा है, हैंड्स अप करने में भी टेंशन है, इतना कंफ्यूजन मत लाइए लाइफ में। हैंड्स डाउन प्लीज। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देन यू आर। एम आई राइट और रॉन्ग? जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। पहले तो अपने ऊपर ही कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को बाहर निकाल के फेंकिए और ये सोचिए कि मैं हूं। आपने स्कूल में देखा होगा टीचर्स पनिश करते हैं बहुत सारे बच्चों को जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ना, पनिशमेंट देते हैं। लड़कियां हैं 2 प्लेट्स क्यों नहीं बनाए हैं, आप तो देना शुरू किया। गर्ल्स इज ऑलवेज गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके हाँ, और कुछ इन अ परफेक्ट यूनिफॉर्म। और जैसे ही बच्चे की एंट्री होती है हम बच्चे की एंट्री और उसके बिहेवियर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये बच्चा और करे। यस और नो? हो ना, होता है ना। आज मैंने सुबह असेंबली में एक बहुत बच्चों से बड़े अच्छे लगते हैं, ये हैं बच्चे जो गजब के बच्चे हैं। तो वो दोनों बच्चों में जजमेंट नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, गेहूं की 2 पोटलियां लेता है और गेहूं की दोनों पोटलियां अपने दोनों स्टूडेंट को दे देता है और कहता है इनको आज से मान लेना ये गुरु हैं आपके। अब इनकी कैसे टेक केयर करोगे, इनको कैसे सुरक्षित रखोगे, कैसे इसको ब्यूटीफुल बना सकते हो, दैट इज अप टू यू ओनली। ओके, दोनों को मिल गई, दोनों आइडियल स्टूडेंट हैं, दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। एक ने उसको प्रॉपर बक्से में सजा के खूबसूरत तरीके से जैसे गुरुजी की सेवा करता था उस सेवा के तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से रख लिया। दूसरे बंदे ने उसको ऐसी पोटली में बांधा, अपने गांव गया दे दो, उन्होंने वो उसको जगह दे दी और उन्होंने वो बोना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने उसकी पूजा नहीं की, उसको बोना शुरू कर दिया। ठीक है, समय बीता, गुरुजी ने जब दोनों को वापस बुलाया तो वो वाकायदा उसको सजे सजाए बक्से को बढ़िया तरीके से खूबसूरत कि आपने जिस तरह कहा था मैंने उससे कहीं ज़्यादा केयर किया, देखो आज भी ये कैसे चमकते हुए इनको पॉलिश वॉलिश करके रोज़ ध्यान रखता हूँ और गुरुजी के सामने रख दिया। दूसरा वाला जो आया उसके पीछे एक बैलगाड़ी थी, उसमें बोरियाँ रखी थी गेहूँ की। बोले गुरुजी मैंने तो वो बो दिए और बोने के बाद में ये फसल हो गई है। स्टूडेंट दोनों ही हैं, सेम पढ़ाया है, दोनों इंटेलिजेंट हैं और दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। सोचना है कि ये आप सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये आपका विज़न है कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। ये तो दोनों के बराबर ही थे ना। तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा ये बताइए, कौन टॉप लेवल का लगा? सेकंड वन। अच्छा, सबको अच्छा लगता है ना। तो अगेन आई एम कमिंग ऑन द सेम क्वेश्चन कि वाई यू बिकम ए, इसी को मैं लिंक बिल्ड कर रही हूँ बस आपका। इतना बताइए मुझे कि आपको वो सेकंड वाला बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नॉलेज दोनों की दी, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अच्छा है, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप भी तैयारी करने जा रहे हैं और आगे जाके अभी तो बेटा कुछ नहीं है, बड़े शेल्टर हाउस में हो। जब जिंदगी की दौड़ में निकलोगे और प्रिपरेशन में निकलोगे तब पता लगेगा कि जिंदगी की हकीकत क्या है। तो जब आप ये हकीकत देखेंगे ना बेटा तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, तो जो बेसिक डिफरेंस है आप मुझे बताएंगे प्लीज कि दोनों की अप्रोच जब अलग है तो एग्जैक्टली उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लाइक कौन सा बच्चा है? सेकंड, श्योर। ओके, व्हाट इज द क्वालिटी डिफरेंस? आप दोनों में आप मुझे डिफरेंस बताइए और ये बताइए कि ये कहानी आपको क्या मोटिवेशन देती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यस बेटा। मैम, maybe the second one is more productive, although both teacher gave both of them
Although teacher gave both of them the weak parts, but first one with respect kept it like बहुत सजा के रखा उसे. But second वाले ने सोचा कि मैं इससे क्या और अच्छा कर सकता हूँ. Creativity. हाँ, creativity, productivity, कैसे मैं इसको और बेहतर बना सकता हूँ, उसको अच्छे से अपने टीचर के सामने और अच्छा लाइक सर देखिए आई हैव डन दिस. बट उसने क्या किया, सर ने दिया संभाल के रखूँगा, सजा के रखूँगा, अच्छे से करूँगा. Good, very good. Very good. मैं हेजिटेशन शायद देना नहीं चाह रहे, बट हर व्यक्ति डिफरेंट तरीके से सोचता है, हर एक की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, तो आपको आंसर्स भी डिफरेंट मिलेंगे. ऐसे ही बेटा जब भी आप किसी टॉप लेवल की चीज़ की तैयारी करने जाते हैं तो सिर्फ तैयारी ही मायने नहीं रखती है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं. 95, 99 आजकल तो वो ऐसे मार्क्स सुनने को मिलते हैं. इवन जो बहुत हाई कॉम्पिटिशंस हैं जो सिर्फ इसलिए पेपर बनता है कि बच्चों को मैक्सिमम फेल करने के लिए पेपर बनता है, उस पेपर में भी बच्चे 100% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं. और ये नहीं कि एक बच्चा स्कोर कर रहा हो, 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, अगर हम टॉप लेवल पे जाकर के बात करें तो कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा कि कौन बच्चा है. यही है साइकोलॉजी. सिर्फ एक चीज नहीं होती कि सिर्फ तैयारी करना ही आपको बताया जाए. आप गोल तक पहुंचेंगे कैसे. अगर मैं आप लोगों से पूछूं सक्सेस क्या है, हर एक का विजन डिफरेंट होगा, हर एक की सोच अलग होगी. विजन ऑफ द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज जैसे यहाँ इतने बच्चों को बुलाया, उसका एक मकसद सिर्फ खाली ये नहीं था जैसे आप लोग सोच रहे हो कि नॉर्मली भाई इस इंस्टीट्यूट में किया कि सॉरी सचिन प्लीज, है ना, कि ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ है, मथुरा में पहली बार शुरू हुई, हमें अच्छा लगा तो हम लोग यहाँ आए. इवन मैंने एसएसपी सर से भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है पहली बार इस तरीके का इंस्टीट्यूट है, मैं भी जरूर आऊँगा. वाई कि सिर्फ बच्चों को ये ना मिले कि आपने पढ़ना है, 95 स्कोर करना है, 99 करना है, नहीं. उसके अलावा आपका विजन डेवलप हो सके. जैसे अभी एक स्टोरी सुनाई थी वो अंगद वाले, वो कौन सी अभी अपने जामवंत वाली और हनुमान जी वाली, ये सब जो ग्रंथ होते हैं ना, आज मैंने स्कूल में भी बताया था कि ये जो ग्रंथ होते हैं ये आपको लाइफ फिलोसफी सिखाते हैं, आपके लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं. अगर आपके लाइफ स्किल्स डेवलप, ये दोनों पैरेलल हैं. जैसे आपका मेंटल स्टेटस डेवलप होना बहुत जरूरी है, ओके, ऐसे ही आपके लाइफ स्किल्स नहीं है. तो अगर आपने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर भी लिया ना, आप 99 और 100% स्कोरर हो भी गए ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में आएंगे, जब आप प्रैक्टिकल लाइन पे आएंगे तो आपका मतलब आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका एक जो पोर्शन है वो डेवलप ही नहीं है. आपको अपना लाइफ स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना विजन भी डेवलप करना पड़ेगा. और यही एक एज होती है जो 12th क्लास होती है ना, दैट इज द पिन पॉइंट ऑफ योर लाइफ. ये आपकी लाइफ का पिन पॉइंट है. अगर आपकी जो लाइफ है वो डिसाइड कर लेगा, नाउ यू आर ऑन अ पिन पॉइंट. मैं अपने स्कूल में नॉर्मली बच्चों से कहती हूँ कि 9 to 12 है, कर लो जो करना है, इसके बाद तो जिंदगी अपने आप करा देगी जो करना है. आपने कॉलोनी देखी है कोई भी? उसमें जो खाली प्लॉट होता है वो क्या होता है? क्या होता है? सारे लोग लगे पॉलिथीन, वो बार बार साफ करवाता है जो भी ओनर होता है, फिर सारे पॉलिथीन होते हैं. इसलिए अपने जिंदगी के प्लेटफॉर्म को खाली मत छोड़ो. अपना एक विजन रेडी करो, अपनी चीजें रेडी करो. नहीं करोगे तो लोग डस्टबिन बना देंगे. और स्पेशली आजकल तो हम लोग के टाइम में तो भी था इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था. आपके पास तो डिस्ट्रैक्शन की भरमार है. बस एक बार फोन पे उंगलियां चलने लगे तो बच्चे तो क्या बड़े बड़ों के 3-4 घंटे कहाँ जाते हैं पता नहीं लगता. तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है. तो सिर्फ यही नहीं कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है, हमें आपको जगाना है. हनुमान जी को सिर्फ जगाया गया था, उनकी एनर्जी ऑलरेडी थी उनके पास. आप सबके पास में ईश्वर की दया से सब कुछ फुलफिल है या नहीं? किसी चीज की कमी दी है ईश्वर? जो बार बार निकलने की कोशिश करता है और सबके एफर्ट्स ही होते हैं तो फिर निकाल देते हैं. अच्छा, ठीक है, ओके. बस यही स्टोरी थी. ओके, एक और स्टोरी है. इसमें क्या होता है, एक बार जो एक कुएं का मेंढक जो कुएं में रहता है, वहाँ समुद्र का मेंढक आके गिर जाता है. तो उससे पूछता है, भाई समुद्र कितना बड़ा होता है? तो वो मेंढक बेचारा कैसे बताए कि कितना बड़ा होता है. पीटीएम्स हो रही है, मतलब
ऐसा लगता है कि बस यहीं से निकल के जिंदगी चैन की होगी, इस बवाल से छूटे, इन टीचर से छूटे, और अगर हॉस्टल मिल जाए और कहीं बाहर मिल जाए तो वाह, नहीं ना पेरेंट्स की चिकचिक ना स्कूल की चिकचिक। लेकिन जब वहां जाओगे ना तो पता लगेगा कि किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है, सब अपनी रेस में लगे पड़े हैं। आप किसी भी टाइम उठ जाओ, किसी भी टाइम खा लो, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो वो परवाह याद आती है जब वो अचानक से, जब फर्स्ट ईयर में जाने के बाद में वो पहला जो मिड टर्म का रिजल्ट आता है और ये देखता है अरे सीजीपी कहाँ गई, वो जो मैं टॉपर बच्चा था यहाँ 7.5 6.5। बोलेंगे नहीं आपसे कि नहीं है, घर पे भी फोन नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सीधा बेटा सॉरी आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, 75% से लेस है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे पा रहे हो, प्लीज सर मेडिकल दिस दैट, मम्मी पापा कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि वहां डिसीजन आपको ही लेने और आपको ही करना है। और जब वहां से करके निकल जाते हो, फिर वो लास्ट के 3 साल के बाद में जब 1 साल निकल जाता है, फिर पढ़ना शुरू करते हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर मेहनत करना शुरू करते हो, फिर ये लगता है कि यार अब जिंदगी में नौकरी मिल जाए ना, चेहरे भी कटेगी, इस पढ़ाई से छुट्टी मिलेगी। जब नौकरी में आते हो उस समय समझ आता है कि कम से कम चैन से खाना तो था 2 टाइम का, नौकरी में आने के बाद तो हो भी गया। इवन जिस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की आप बात कर रहे हैं, कितना थक के, कितना मेहनत करके, पूरा जिसे कहते हैं ना 100% डेडिकेशन देके आप उस सीट को लेते हैं, और उस सीट को लेने के बाद में वहाँ का ग्लैमर तो अच्छा लगता है, बट क्यों वहाँ छाट के लिए जाते हैं, उनका विजन डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंस है, और शायद मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कभी सुकून से एक वक्त का खाना भी मिलता होगा। कभी गाड़ी में चलते चलते, सबकी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ी चेक कर लीजिएगा, एक एक डब्बा उसमें रखा हुआ होगा, किसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, किसी में चिप्स पड़ा है, किसी में बिस्किट पड़ा है, काम चला रहे हैं, तो बस जीने के लिए कितना खर्चा होता है। स्मार्ट वर्कर, ये सारे पॉइंट्स आप ही के पास से आ रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, आप सब जानते हैं कितनी क्वालिटीज होती है एक अफसर के अंदर, तब जाके वो अफसर बनता है। करंट पे कैलकुलेट कर लीजिए कितनी क्वालिटीज आपके अंदर है, उसमें से है तो सही, बस समझ आ रहा है, कितना वर्कआउट करना है अपने पे समझ आ रहा है, फोन पे कितना वर्कआउट करना है ये नहीं। आजकल तो बच्चे गेम्स भी फोन पे खेलते हैं, वो भी फिजिकली ग्राउंड में खेलना पसंद नहीं करते। ब्यूटीफुल वर्ड कलेक्शन इज देयर, कहाँ से आता है वो सब जो आप अभी सीट पे बैठे, तो आपको 2 मिनट के लिए सोचने का समय दे रही हूँ, बस आपको सिर्फ इतना सोचना है व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, और आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको अफसर बना सकती है। ठीक है, आंख बंद करिए, आराम से रिलैक्स होइए, थिंक अबाउट योरसेल्फ, जैसे आप मेडिटेशन के अंदर हैं, बिल्कुल थिंक, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, ध्यान से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। व्हाई यू वांट टू बिकम ऑफिसर, और आपके अंदर ऐसी जामवंत की तरह अपने अंदर से कॉल करिए, और अपने अंदर के जामवंत को कॉल करिए, और अपनी क्वालिटीज को सोचिए कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको ऑफिसर बना सकती है। जस्ट 5 मिनट का मेडिटेशन है आपके लिए। सर 5 मिनट काउंट कर लीजिएगा। निर्भया केस, तो क्या कहते हैं, हमने जो जेन्युइन इशू है, जैसे कि मीट पे कल हमें उन पे बात करनी चाहिए, ना कि रिलीजन पे। जो सबसे बड़ी जो रिलीजन होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम पे कॉन्फ्लिक्ट्स होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। As BJP came, there are 4 main issues, 4 main issues थे, राम मंदिर, 370, reservation and this work board. So as she said, I don't agree. Okay. And my qualities like leadership and confidence. Good.
things and I can take some harsh decision for changing the discrimination and the crimes that happening in the states and in the places where I live, and I became an officer for decreasing the crime percentage in our city. Good, very good. Anyone else? To handle any situation how I have to react in that situation. Good, very good. Good, very good. Yes, very good. Firstly, very good morning, ma'am. I was a little bit nervous Why? for some time. Confident, completely. Okay. So I think that I am a little bit perseverant throughout my studies, and I will make change with a positive approach. This is not a forum of debate and discussion. We know that there is many problems in the society and Indian culture, and it can be solved with a dedicated and patient and positive approach. And I will make the system right. Good, very good. Yes. My reason is that to serve our country more productively, and as an IAS officer we can do many changes and we can develop in all sectors like agriculture, education, and including more sectors, and I have the qualities like time management, focused on studies, passionate and dedicated. Thank you. Good, very good. Yes, please. Good, very good. Legal field, because what my vision is, there is less representation of women in our judiciary. Okay. So first of all, we have to increase that. Secondly, there are many pending cases in India. So we have to Less of judiciary managers. So we have to solve the we have इसको पकड़िए ऐसे बेटा. So there are many pending cases in India. So what my vision is, I'll serve my country and I'll try to provide justice as much as I can, because because as Prime Minister said that youth is the future of the country. So I want to be productive for my country, and I think I have the abilities to judge. My analytical skills are good. I have the courage and the patience that I can do what my vision is. I can achieve that. Good, very good. आप किसी ऑफिस के चपरासी बनके उसके स्किल्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें टॉप लेवल पे बैठ करके उसकी पॉलिसीज बना सकते हैं, पॉलिसी मेकर बन सकते हैं. आप उनका धन्यवाद कि आप ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए. होता क्या है, एक इंटेलेक्चुअल है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं. हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जब हम एकेडमिक छोड़कर आगे में ये नहीं पता होता, तो हम एक बेहद चाल को स्टार्ट करते हैं कि चलिए दिल्ली निकल जाते हैं या इलाहाबाद निकल जाते हैं. अब जब दिल्ली हम जाते हैं या इलाहाबाद हम जाते हैं, तो एक 12वीं करने के बाद बच्चा जिसकी आयु मात्र 16-17 साल की है, वो वहां जा रहा है और 500 बच्चों के साथ 1000, 2000, 10,000, 20,000 लाखों बच्चों में वो अपने आप को देख रहा है. और उस क्लासरूम के अंदर जब उसने देखा तो ये देखा कि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है. 1 साल खत्म हुई, 2 साल खत्म हुई, 3 साल खत्म हुई, और वापस जब वो आया उसके हाथ में क्या रहा? लगा कि जो सिलेक्शन वो लेने गया था, जो वो सोच कर गया था, वो तो कुछ मिला नहीं. मिला क्या? एक भरोसा, जो एक होप थी, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रह गई. अब क्या करें आगे? अब सबसे बड़े वहां सुसाइड केसेस क्यों होते हैं? डिप्रेशन में क्यों जाता है इंसान? डिप्रेशन में जाने का कारण ही मेन ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई है नहीं बात करने के लिए.
जब हम अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम किसी से कहेंगे कोई हमारी बात नहीं समझेगा, और उस 4x4 के कमरे में रह के हम अपने आप को एकांत में देखना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। जब प्रॉब्लम वहां से होती है तो उनके सॉल्यूशंस के लिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चे को अगर एकेडमिक लेवल पे ये बताया जाए फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और मथुरा में किस तरीके से इस कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा है मथुरा में कई स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, हमने कई स्कूल्स में पढ़ाया है, आज भी हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं, हम आज भी नहीं छोड़ते स्कूलों को। रीजन कि वहां से हमें हमारे इंडिया का फ्यूचर मिलता है, और आप सब हमारे देश का फ्यूचर है। अभी आप बैठे हुए हैं, काफी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कहां फंस गए, हमें भी लगता था क्या रहा, बट मैं एक बात आपसे कहता हूं, आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आप कहेंगे तो ये बात याद करेंगे कि हाँ कुछ प्रोग्राम्स थे वहां हम सीरियसली सुनते, तो शायद वो जो पाथ वो हमें बता रहे थे, ये 3-4 साल हमारी खराब नहीं होती, वो पाथ हमें मिल जाता। पॉइंट है सिर्फ एक कि एक अच्छी गाइडलाइंस आपको मिल सके, एक अच्छा पाथ मिल सके, जिस पर आप चलकर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सके। देखिए सिलेक्शन होना, ऑफिसर बनना या ना बनना वो दूसरी बात है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंसान को अपने जीवन में इंसान बन जाए, क्योंकि हम अब इंसान नहीं रहे, हम जानवरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने देखा हमारे यहाँ पे केरल में क्या कांड हुआ, तो हम जो जानवरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपना व्यवहार उस तरीके कर लिया है, हम बिहेव उनकी तरह करने लगे हैं, तो सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बन सके। सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको आईएएस बनाएगी, आईपीएस बनाएगी या नहीं बनाएगी वो दूसरी बात है, लेकिन ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगी, ये बताएगी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए। इन सब कॉन्सेप्ट के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। शायद मथुरा का पहला ही प्रोग्राम है, हमारे फैकल्टीज बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, मीडिया पर्सन्स बैठे हुए हैं, इस प्रकार का प्रोग्राम शायद पहला ही है। सिर्फ रीजंस यही है कि इस तरीके के इवेंट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें होते रहते हैं अक्सर, तो वहां के बच्चे जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका टाइम 10 बजे का था, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल, या आप ये कह लीजिए कि आप जानते हैं मथुरा में व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, सडन मीटिंग्स का हो जाना, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, और ऊपर से ट्रैफिक की कंडीशन हम सब जानते हैं। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि आपका टाइम भी बहुत लिमिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको रील्स भी देखनी है, फिर अब थोड़ा सा ये जरूरी भी हो गया। एक तो मन में ये हो गया है कि जब तक हम 24 घंटे में रील्स 1-2 बार नहीं स्क्रॉल कर दे, तो मैं लगता है इस दिन में हमने क्या किया, 90% ऐसे ही बचे। और ऐसा आपके साथ नहीं होता, वो हमारे साथ भी होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि आधा घंटा 1 घंटा कब निकल गया। बट वो तो दूसरी बात है। अब हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि हमने प्रोग्राम को क्यों स्टार्ट किया, क्या प्लान था, किस वजह से आपको बुलाया। मेरा कोचिंग के प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है, ना मैं ये प्रमोशन के लिए यहाँ पे आया हूँ, ये तो एक ऑर्गेनाइज किया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। हमारा आपसे बिल्कुल भी प्रमोशन को लेके कोई पॉइंट नहीं है, ना हम प्रमोशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये वाली बात पहले तो माइंड से आप लोग निकाल रहे हैं कि इन कोचिंग वालों ने बुलाया है और ये कोचिंग वाले अपना प्रमोशन करने के लिए यहाँ हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये प्रमोशन मुझे करना होता तो मैं ऑडिटोरियम बुक करके ये प्रोग्राम नहीं करता, इस पैसे को मैं मार्केटिंग पे लगा देता और मार्केटिंग पे लगा के वहां से मैं बच्चे ले लेता और मेरा काम हो जाता। मैं यहाँ मार्केटिंग के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, ना मैं प्रमोशन के लिए हूँ। बस ये कि 12th क्लास में हैं हमारे बच्चे, इनको एक बोर्ड्स आने वाले हैं इन लोगों के, इस साल वो बोर्ड्स देंगे। आपने 11 साल में क्या किया कोई नहीं पूछेगा, आपने 12वीं में आपका क्या हुआ उससे आपकी वो 12 सालें भी डिसाइड होंगी। कोई आपसे 11th क्लास का रिजल्ट पूछता है क्या? कोई 9th का पूछता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछता है क्या कोई? किसी ने पूछा कि 7th क्लास में कितनी परसेंटाइल बनी थी? आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आई भाई। क्या पूछते हैं? 10th में कितना बना या 12th में कितना बना? आवाज नहीं आई भाई। क्यों पूछते हैं वो? क्योंकि ये फाइनल ईयर है, ये डिसाइड करती है हमारे फ्यूचर को। एक
बहुत वैसी बात चल रही है कि मार्क्स डिसाइड नहीं करते क्या होगा, इससे ये पीस ऑफ पेपर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टैलेंट होना बिल्कुल होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, लेकिन आप एक बात बताओ कि मार्क्स ही नहीं आए, आपकी इंटेलिजेंस दिखेगा। आप कह रहे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं लेकिन पेपर में नंबर नहीं आते, कहां है? आपके 100 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं और आप कह रहे मैं तो इंटेलिजेंट हूं, कहां पता लग रहा है तुम इंटेलिजेंट हो? कहां दिखा रहे हो उसे? और एक चीज, हर एक बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट तो है, ये भी कोई बात नहीं है कि हाँ हर एक बच्चा हो सकता है, उसका फील्ड दूसरा हो। अब मैं किसी को यहां पर इस बेसिस पर जज करूं कि इसके साइंस में मार्क्स कम आए तो इसके बच्चे का क्या होगा फ्यूचर, नहीं हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो और जब वो स्पोर्ट्स में हमसे कुछ पूछ ले तो हमें कुछ ना आए तो हम वहां तो भैया गवार घोषित हो गए कि इनको कुछ नहीं आता। हो सकता है कोई बच्चा फैशन डिजाइनिंग में अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता है भैया एक्टिंग में अच्छा हो, मॉडलिंग में अच्छा हो। अगर कोई बच्चा अपने जिस सेक्टर में अच्छा है और उसे ही आगे परस्यू करता है तो वो लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होता है। मेरा पैशन था टीचिंग और मेरा आज भी पैशन है, इसलिए हमने ये टीचिंग स्टार्ट करी, ना कि इसलिए कि हमें यहां से कोई बिजनेस करना था। हमारा शुरू से था स्कूल टाइम से कि हमें टीचर बनना है। हालांकि आज एक बहुत ऐसी बात है, मैं ये सब टीचर्स बैठे हुए हैं कि आप पूछिए बच्चों से, 100 बच्चों में से शायद 1 या 2 बच्चा निकलता है उन्हें टीचर बनना होता है। इतना खराब काम करते हैं क्या हम लोग? गलत तो नहीं कह रहे हैं? आपने देखा कि यूपीएससी का एक इवेंट है, चलते हैं, और वहीं पर टीचिंग का इवेंट होता तो आप नहीं आते। ये बहुत दुखदायक घटना है हमारे टीचर्स के लिए, क्योंकि हमने टीचिंग को वन वे कम्युनिकेशन बना दिया है। प्रॉब्लम बच्चों की भी नहीं है। हमें याद है हमारा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, हिस्ट्री और पॉलिटी में इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स। उन्होंने जिस तरीके से चीजें पढ़ाई हमें लगा कि यही सब्जेक्ट पढ़ने ही आ गए हमें। पॉइंट है कि किस में इंटरेस्ट आ रहा है और इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिलाते हैं आपके टीचर्स। तो बोर्ड्स के लिए ये वाला रखना है। दूसरा, यूपीएससी का सेमिनार है, इस पे तो हम जरूर बात करेंगे। अब यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, और कहते हैं कि ये ऐसा एग्जाम है जो बड़ा मुश्किल से क्रैक होता है। ये कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। एक सही गाइडलाइंस, एक सही पाथ, और आप इजी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट पॉइंट ये, गाइडलाइंस मिलती नहीं है, वो पाथ हमें दिखता नहीं है, और जब वो पाथ नहीं दिखता, वो गाइडलाइंस नहीं मिलती, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। ये एग्जाम आपको बहुत कुछ देता है, आपकी लाइफ बदल देता है, आपकी पीढ़ियां बदल देता है। आप इस साल की एज तक ये, अगर आपको बनना है आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, या पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपका मन है एसडीएम बनना है, मुझे डिप्टी एसपी बनना है, मुझे सीईओ बनना है, मुझे एसएसपी बनना, आपका मजा तभी है जब आप 24-25 साल की एज तक इस एग्जाम को क्रैक करके जाएं, तो आप सेक्रेटरीट तक पहुंचते हैं। और लाइफ या इस देश को जो चला रही है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। आपको क्या लगता है मिनिस्टर्स चला रहे हैं इस देश को? वो सिर्फ एक फेस है। आप वक्फ बोर्ड के बारे में बच्ची बात कर रही थी, बिल्कुल सही बात है। एक बच्ची ने कहा कि मैं उससे एग्री नहीं हूं, मैं 370 पे बात करूंगी या मैं इस पॉइंट पर बात करूंगी, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है वो बिल मिनिस्टर्स ने पास किए? नहीं, वो सब बिल ब्यूरोक्रेट्स ने पास करवाए। किस मिनिस्टर को पता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 का क्लॉज 2 का 3rd सब क्लॉज ए क्या कहता है? किस मिनिस्टर को पता है कि आईपीसी की सेक्शन 103 में क्या लिखा हुआ है, उसके सब क्लॉज ए के बी में क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 के सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है? किसी को नहीं, बहुत लिमिटेड मिनिस्टर्स को। बट ब्यूरोक्रेट्स को पता है। उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यूज हैं, संविधान हमारा क्या है, और उसमें क्या संशोधन या अमेंडमेंट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए।
इस देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश बहुत करते हैं लोग। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट औरंगजेब वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया। हमारे देश में अभी बड़ी दुविधा की बात है कि इसमें ये आ गया कि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट आया और बहुत लोगों ने इसे सपोर्ट भी किया। ठीक है, मूवी थी, उसमें लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप हिंदू धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, उससे पहले अकबर मुस्लिम धर्म की तरफ से लड़ रहा था। बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं अपने आप को टीचर तो अभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने इतिहास की किताब लिखी या मैं और किताबें भी लिख रहा हूँ, भारत की टॉप 10 किताबों में हमारी किताब है, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को टीचर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं लाइफ जब मैं अपनी कंप्लीट करूंगा तब भी मैं एक स्टूडेंट ही रहूंगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हमेशा रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे, और जिस दिन आप टीचर बन जाएंगे उस दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा। तो बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना शोध किया बुक्स वगैरह, तो मैंने एक चीज देखी कि जिस अकबर को हम ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम धर्म की तरफ से लड़ रहा था, वास्तविक रूप से वो तो लड़ ही नहीं रहा था। युद्ध जो लड़ रहा था, उनके सेनापति लड़ रहे थे जिनका नाम था राजा मान सिंह, आमेर के राजा हुआ करते थे। जय जोधाबाई आपने सुना होगा, कितने लोगों ने जोधा अकबर का नाम सुना? कोई ऐसा जिसने जोधा का नाम ना सुना हो? सबने सुना। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, जोधा नाम की कोई रानी हमारे इतिहास में रही नहीं है, हर एक आबादी। आमेर की राजा, बहारमल की पुत्री, भगवान दास की बहन और मान सिंह की बुआ। अब बुआ जी को बताना जरूरी है कि बुआओं का तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है हमारे घरों में। बुआ जी ने कहा कि मान सिंह से तुम अब से अकबर के साथ सेना, तो मान सिंह लड़ रहा है युद्ध अकबर की तरफ से, तो अब हिंदू ही तो लड़ रहा है युद्ध, आप तो मुस्लिम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको। उधर जब आप बात करते हैं महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप जी के सेनापति का नाम था हकीम खान। अब हकीम खान तो मुस्लिम है, तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे रहा? अब आप सोचिए, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान और अकबर के सेनापति मान सिंह, ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट कहां रहा? कॉन्सेप्ट जो बना वो था साम्राज्य की लड़ाई, साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको जो गलत बताया जाता है, हिस्ट्री को गलत तरीके से आपको बताया जाता है, यूपीएससी उन सारे मिथ को सही करती है। सिविल सर्विसेज आपको बताते हैं कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है। वो गांधी, अगर मैं ये कहूं राष्ट्रपिता गांधी जी, तो गांधी जी का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे एक माइंड में अलग ही तस्वीर बना लेते हैं, और बच्चे ये भी कहते हैं अरे क्या किया उन्होंने देश के लिए। मैं यहाँ पर बैठे हुए कम से कम 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अलग अलग स्कूलों से, और इसमें से मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ 400 साढ़े 400 बच्चे इस बात को एग्री करते हैं, और उन्होंने ऐसा पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या किया, और वो ये कहता है बेकार आदमी था, कुछ नहीं किया उसने, ऐसे ही देश को बर्बाद कर दिया। उनसे पूछे आपने कहीं पढ़ा? तो वो पढ़ा नहीं सर, सुना। क्या उनकी आत्मकथा आपने खुद से पढ़ी या ऑटोबायोग्राफी? आप कहेंगे नहीं सर पढ़ी नहीं, हमें बताया गया था सर, हमने यूट्यूब पर रील देखी थी या इंस्टाग्राम पर रील देखी थी। प्रॉब्लम यही है, जब तक आप खुद से पढ़ेंगे नहीं तो आप डिसाइड उन चीजों को कर नहीं। अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं करते तो 1915 से पहले देश आजाद क्यों नहीं हो गया? 1915 के बाद ही देश में मूवमेंट्स स्टार्ट क्यों हुए? और 1915 में आने के बाद में 1916 में चंपारण कैसे जीत गया वो? 17 में खेड़ा कैसे जीत गए? अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट सक्सेसफुल कैसे हो गया? 1923 में जब बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे सक्सेसफुल हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन कैसे सक्सेसफुल हो गया? देश आजाद कैसे हो गया 1947 में? उससे पहले क्यों नहीं हो गया? सोचने वाली बात है। क्या लीडर्स तो उस समय भी थे? हाँ, हर एक व्यक्ति ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि अलग लोगों ने नहीं किया, बहुत कुछ किया है। लेकिन ऐसा कह देना कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसने देश बर्बाद किया, तो ये कहना भी गलत है। देश की स्थितियां अलग तरीके से। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आपके जो थॉट्स हैं, इसी प्रोसेस को लेकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज हमने कराया कि आप चीजों को समझ पाए। आपको एक इंट्रैक्शन सेक्शन भी बताया था सर ने, आपसे करवाएंगे। अभी हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अभी 5-10 मिनट लग रहे हैं, सब लोग ऑफिसर्स आएंगे। हालांकि मेरी स्पीच लास्ट में थी, बट कोई नहीं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप सिविल सर्विस के रिगार्डिंग हमसे पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मन में डाउट आता है किसी भी पॉइंट को लेकर, और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे,
बहुत सारे बच्चे इसलिए अपनी क्वेरीज नहीं पूछ पाते हैं, ऑडिटोरियम में बैठे होंगे, उनको लगता है यार मैं पूछूंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप भी ये बात सोचेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। एक बुक है, आप सबको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आपको समय मिले तो प्लीज पढ़िएगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोगों ने पढ़ रखी है वो वाली बुक? 1 2 चलो, पूरा ऑडिटोरियम में 2 से 4 बच्चे हैं जिन्होंने उस बुक को पढ़ रखा, लेकिन आप सब पढ़िएगा उस बुक को, द पावर ऑफ सब। राइट डाउन करेंगे सब लोग उस बुक का नाम। अगर आपको समय मिले प्लीज पढ़िएगा, लिख लीजिए उस बुक का नाम, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक अमीर तो इसमें इवेंट था, मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि एक वृद्ध पुरुष थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि वो अपने आप को ये सोचते थे कि मैं ठीक हो पाऊंगा। उन्होंने अपने शहर के सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया। सभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि भाई आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं अरे नहीं मेरे पेन होता है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है। इस चक्कर में वो बहुत रईस आदमी हुआ करते थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी, सारी प्रॉपर्टी बेच दी। धीरे धीरे करके वो एक घर बचा उनके पास। अब उनका बेटा था, बेटे को लगा कि पापा तो सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे, एज इनकी हो गई, इलाज के चक्कर में सारी प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दी, अब क्या करें? तो एक दिन बेटे ने क्या किया, बेटा एक डॉक्टर के पास गया और वो मेडिसिन लेकर आया और मेडिसिन लाके पिताजी को दे दी। पापा इस मेडिसिन से आप 100% ठीक हो जाएंगे। बोले कि कितने की है ये मेडिसिन? बोले कि इस मेडिसिन के चक्कर में मुझे पूरी हमारा जो घर बचा था इसको बेचना पड़ा है, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि आप 2 महीने ये मेडिसिन कंटिन्यूसली ले लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं और आपको डेली ये सोचना पड़ेगा कि इस मेडिसिन से मैं ठीक हो रहा हूं। अगर आप ये नहीं सोचे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो धीरे धीरे वो मेडिसिन ले रहे तो उसने पूरा घर बेच दिया, सारी प्रॉपर्टी, वो फिर रेंट पर आ गई। तो 2 महीने खत्म हुए। 2 महीने बाद उसने के पिताजी से पूछा, पिताजी मेरी कैसी तबीयत है आपकी? तो पिताजी ने बताया कि अब मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा मेडिसिन खत्म हो गई है और मेडिसिन लिया। तो बोला पिताजी पैसे तो है नहीं, आप बाकी प्रॉपर्टी पहले बेच चुके थे, अब ये प्रॉपर्टी आपने अब बेच दी, मैंने बेच दी, अब बचा क्या है हमारे पास? बोले जब आप ठीक है तो आपको मेडिसिन की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा मेडिसिन लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो दिक्कत हो रही है, बेटा मेडिसिन लिया। तो गया, बोला कि 2 दिन लगेंगे मुझे आने में। तो वो गया, फिर वो मेडिसिन लेकर आया और मेडिसिन लेकर वो पूछा कहां से लेके आया, कैसे लेके आया? बोले पिताजी ऐसे ऐसे मेरे को थोड़ा सा बचा था और किसी से लेके उधार मैं लेकर आ गया। बोले ठीक है, बट पापा ये लास्ट मंथ की मेडिसिन है, इसके बाद आपको मेडिसिन लेनी नहीं है, ये कह दिया डॉक्टर साहब ने, और आप फाइनली ठीक हो जाएंगे। 1 महीना हुआ, वो ठीक हो गया, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब बिल्कुल ठीक। फिर कुछ दिन रहा, उसके बाद वो बेटा उसको उसके वापस घर में ले गया। बोले ये तो हमने सोल्ड आउट कर दिया था। उसने बोला नहीं हमने सोल्ड आउट नहीं किया था। बोला वो मेडिसिन, बोला कि वो मेडिसिन थी नहीं, मैं तो एक वैसे ही जाता था, नॉर्मल सी गोली लाता था कहीं से भी, शॉपकीपर से वो ला के आपको दे देता था। लेकिन आपने जब ये बात सोच ली कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूं, तो आप उसी दिन से ठीक होना स्टार्ट हो गए। पॉइंट ये कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, यही है उस बुक में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि हमारे माइंड के अंदर 2 माइंड, एक नॉर्मल माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने माइंड में जो बिठाएंगे, जो थॉट्स डालेंगे, हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। आप सुबह सुबह सोच लीजिए कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, आप देखिए शाम तक धीरे धीरे आपकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी तबीयत भी खराब है, लेकिन आपको कहीं इवेंट में जाना है और आप ये सोचते हैं अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम परफेक्ट हूं। धीरे ये बात हम जैसे ही माइंड में बिठाते हैं, हम वैसे ही बनते हैं और आगे बढ़ेंगे। और ये सच बात है। हमारे देश के एक बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबने सुना? कितने लोग हैं जो उनको नहीं जानते? सब लोग जानते हैं लगभग। उन्होंने एक बात कही थी, वो कहते हैं ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सिंपल थॉट है। वो कह रहे हैं ड्रीम ड्रीम ड्रीम,
ड्रीम्स ट्रांसफर्ड इनटू थॉट्स, हमारे ड्रीम्स थॉट्स में ट्रांसफर होते हैं और थॉट्स ट्रांसफर्ड इन एक्शन। जो हम सपने देख रहे हैं अगर वही हम अपने विचारों में लाते हैं, अपने थॉट्स में लाते हैं, तो वही एक दिन साकार होते हैं। मैं एक आपको बात बता देता हूं, और ये बात आपके साथ भी हुई होगी। आपको लगता होगा कोई इवेंट हो रहा है कि ये तो मुझे 6 महीने पहले लगा था कि ऐसा होगा, होता नहीं होता? ऐसा हमें लगता है कि हमारे पास एक स्पेशल पावर है, ये जो आज हो रहा है ये मुझे लगा था कि ऐसा होगा, मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा, ऐसा होता नहीं होता? अच्छा, कितने लोगों के साथ होता है? यस और नो? आवाज यस और नो? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? जब तक ये ब्रज कला केंद्र में आपकी आवाज नहीं गूंजेगी तब तक हम साथ में बोलेंगे यस और नो, यस और नो। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ऐसा हम पहले से सोच रहे होते हैं, वो हमें फिर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप अपने आप को आईएएस ऑफिसर सोचना स्टार्ट करो, आप अपने आप को आईपीएस देखना स्टार्ट करो और आप बनेंगे, और डेफिनेटली बनेंगे। ये आप लिख लीजिएगा। मैंने फिर से कहा, मैं इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरा बस ये पॉइंट है कि आप हमारे पास पढ़ें या ना पढ़ें, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए या ना आए, बट आप लाइफ में सक्सेस पाएंगे तो इससे पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट सक्सेसफुल होगा। जब हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं बड़ी हीन भावना से देखा जाता है हमें, कई लोग गवार कह देते हैं। जब बड़े कॉलेजेस में एडमिशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। होता नहीं होता है भाई? अपने आप को हम लोग डिमोटिवेट महसूस करते नहीं करते उस समय? जब हम लोग दिल्ली चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, बड़े शहरों में चले जाएं और वहां दूसरों को देखते हैं और अपने आप को जब देखते हैं, पीछे बॉयज थोड़ा ध्यान देंगे आप इस बात पर कि बॉयज के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़े शहरों में जाकर। हम किसी से एड्रेस भी नहीं पूछ पाते, अपने आप को देखते हैं, 4 बार देख लेते हैं, मेट्रोस में खड़े हुई आपको पता लगेगा ये वाली बात। और ऐसा होता है, अरे होता नहीं होता भाई? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? जब ऐसा होता है, होता क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को उनसे छोटा समझना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम अपने आप को छोटा समझना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होती है। अभी हम सेलिब्रिटीज जो भी होते हैं वो सेलिब्रिटीज बने कैसे? क्योंकि हमने उन्हें सेलिब्रिटीज बनाया। हमने कहा सर एक फोटो, सर एक फोटो, उसने तुरंत अपने आप को बड़ा समझना स्टार्ट कर दिया। अभी कल मथुरा में एक स्टैंड अप शो था, कितने लोगों ने अटेंड किया था? कोई था हमारे यहाँ से जिसने अटेंड किया है? गौरव गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडियन का एक शो था, कितने लोग, किसने अटेंड किया हमारे यहाँ से? यस ऑडिटोरियम से किसी ने अटेंड नहीं करते तो आपको पता लगता। शो स्टार्ट होना था 7 बजे, हुआ स्टार्ट 8:30 बजे। पब्लिक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और 1 घंटे उन्होंने कुछ बातें कही, उनको कहने के बाद वो चले गए और अपने एंजॉय किया। और इस इवेंट में आप लोग आपस में डिस्कस, वहां सब लोग ध्यान से, क्योंकि वो फालतू की मजाकें कर रहे थे और हमें बड़ा मजा आता है फालतू की चीजों में। हमें लगता है क्या बात बोली है भाई, तेरी मेरी वाइब मैच कर गई। बॉयज का तो यही होता है कि तू आज से मेरा भाई है, दोस्त नहीं कहते लोग, तू आज से मेरा भाई है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग बेसिकली डिस्कस करें कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने आपसे कहा कि जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। थैंक यू सो मच। आप तो चले जा रहे भाई बॉयज, बैठे बैठे ऐसा लग रहा तो नजर केवल नीचे करी, ना इधर देखना ना उधर देखना, कान बंद करके सीधे नीचे बाहर, ऐसा नहीं करना। यस हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, मिस्टर गोल्डी गुप्ता जी वो हमारे बीच आ चुके हैं। विद इन अ मिनट वो हमारे मध्य यहाँ स्टेज पर होंगे और एक जोरदार जो बात एक बार जोरदार तालियां हमारे मित्र। और आज के मेरा मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि कृपया माता के चित्रपट पर माल्यार्पण कर
हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे प्रोग्राम्स में हमें आने का मौका मिलता है और जो काम हम आगे चल के करना चाहते हैं जल्दी है। और ऐसे प्रोग्राम्स को आयोजित करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं अवश्य ही धन्यवाद के पात्र होते हैं। अभी कानावाखन पब्लिक स्कूल, प्रसाद पब्लिक स्कूल, पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मिडिल स्कूल, ऐसे करके सारे ही स्कूल्स के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बीच में हैं। SSBPSC क्लासेस के डायरेक्टर सचिन सोलंकी जी से आग्रह करूँगा इसी बीच में उपस्थित हैं। हालांकि जो कार्यक्रम को होस्ट करते हैं वो समान जैसा कि मुझे बताया कि ये SSBPSC क्लासेस और जो मथुरा के जो सारे टॉप स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी लोग कहीं ना कहीं UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आगे चल करके IAS IPS ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। तो ये एक अपने दिमाग में जो आपने एक लक्ष्य बनाया है या एक जो आपने पर्पज अपने लिए सेट किया है, ये अपने आप में शुरुआत है आपकी प्रिपरेशन। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी लोग अभी 12th में हैं तो बहुत ही शुरुआती स्टेज में है और यदि अभी से आपका मन बन रहा है सिविल सर्विसेज करने का, तो निश्चित रूप से आपने शुरुआत कर दी है उस चीज़ की, जो कि सबसे ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पहले आप उसको एक अपना पर्पज बना लें और उस पर जो शुरुआत कर लें। शुरुआत करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बाकी तो मनुष्य जीवन की तरह हर चीज़ चलती रहती है निरंतर। आपकी प्रिपरेशन भी आप एक बार स्टार्ट कर देंगे वो भी चलने लगेगी, अच्छी होगी बुरी होगी, पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत थोड़ा ही कर पाएंगे, 5% ही दे पाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो अपना 100% भी दे पाएंगे। लेकिन ये शुरुआत हो गई अगर, तो निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। UPSC की प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर टाइम तो आपको पता ही होंगे जो क्वालिफिकेशन है, आप ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन करने के बाद ही दे सकते हैं। तो आपके पास मिनिमम भी 3 से 4 साल आपके पास हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा इसकी एक अर्थ है कि आपकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा हो, मुझे लगता है सभी यहाँ 16-17 साल के ही होंगे, कोई इससे ज़्यादा किसी की एज नहीं होगी यहाँ। तो आपके पास आराम से 4-5 साल का समय है। लेकिन UPSC प्रिपरेशन को लेके बहुत अलग अलग अप्रोचेस हैं लोगों के। मेरा अप्रोच भी है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना नहीं है कि आपको 12th से ही उठते ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या कोई भी सिविल सर्विसेज के माध्यम से 18 सर्विसेज के जो एलोकेशंस होते हैं उसमें जो भी आप अधिकारी बनना चाहते हैं, आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं बहुत बड़ी, और उनके निर्वहन के लिए कम से कम आप में कुछ तो क्वालिफिकेशन से पढ़ाई बस की नहीं, आप में क्वालिटीज़ भी हों, आप में डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी हो, आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता भी हो, और ये सब डेवलप होगा विथ टाइम। 16-17 साल की उम्र में ये चीज़ डेवलप नहीं होगी। तो अभी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप 12th करने के तुरंत बाद ही या तो कोचिंग करने में लग जाएं या पूरी तरह से सिर्फ अपने आप को प्रिपरेशन के लिए डिवोट कर दें। आप लोगों से एक्सपेक्टेड ये है कि आप अगर 12th करके अभी निकल रहे हैं तो जिस भी क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन करते हैं उस क्षेत्र में आपकी दक्षता होनी चाहिए, उसमें आपकी स्किल्स होनी चाहिए। जो भी ग्रेजुएशन जिस भी विषय में आगे चल के करेंगे उसमें आपका नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए,
उसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो मेरी पहली जो आपको यूपीएससी करनी है और एग्ज़ाम देना है, तो पहले उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन करेंगे उसे अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। एक स्किल सेट आपके पास होना हमेशा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं और अगर आपने उसको अच्छे से किया तो यह आपकी दक्षता को ही दर्शाता है। जब भी आप इंटरव्यू पैनल्स के सामने बैठेंगे या आप जो प्रिपरेशन भी जब करेंगे उसमें ये दक्षता बहुत काम आएगी। यदि आप में ये क्वालिटी है कि आप कोई किसी काम को अच्छे से कर लेते हैं मन लगा करके, किसी काम को करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आप पूरी चीज़ें ध्यान देकर के कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप आगे चल के प्रिपरेशन में भी जब आपको हार्डवर्क की ज़रूरत होगी या किसी चीज़ को अच्छे से करने की ज़रूरत होगी, सिलेबस को पूरी तरह से करने की ज़रूरत होगी, तब आप कर पाएंगे उस चीज़ को। तो पहली चीज़, आने वाले जो आप 12th के आप लोगों के एग्ज़ाम्स अभी तो हो गए होंगे अब तो, अभी जब भी आप जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जिस भी क्षेत्र में, एक और चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है, जानते है कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको आर्ट्स बैकग्राउंड से ही अपनी ग्रेजुएशन करनी चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो डेटा है के हिसाब से साइंस बैकग्राउंड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो पास करते हैं, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई आपकी रुचि है साइंस में, तो निश्चित तौर से आप ग्रेजुएशन किसी साइंस के विषय में भी करें। इससे आपकी प्रिपरेशन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो पहली चीज़ यही कि ग्रेजुएशन जो है आपकी उसे अच्छे से करना है। दूसरा, ग्रेजुएशन उस विषय में करें जिसमें आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन हमेशा जीवन का एक हिस्सा है, प्रिपरेशन जीवन नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और यूपीएससी भी एक लक्ष्य है, जीवन नहीं है। तो उसके अलावा भी आपके पास स्किल सेट होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में हो, कॉमर्स के क्षेत्र में हो, साइंस, किसी भी बैकग्राउंड में हो, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुएशन करें उसे अच्छे से करें। दूसरी चीज़, अब इसका मतलब ये नहीं कि इस बीच में आप यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस बीच में आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आप अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए अभी से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और न्यूज़पेपर को प्रिपरेशन के पर्पज़ से ना पढ़ करके न्यूज़पेपर को अपने नॉलेज बेस बिल्डअप करने के पर्पज़ से पढ़ें और अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अवेयरनेस बढ़ाने के पर्पज़ से यूज़ करें। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप न्यूज़पेपर यदि पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश में हमारे चल क्या रहा है, हमारे देश में क्या समस्याएं हैं, हमारे देश में सामाजिक समस्याएं क्या हैं, आर्थिक समस्याएं क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ चीज़ें चल रही हैं। ये आपके पर्सनालिटी बिल्डअप का एक बहुत बड़ा काम है जो आपको करना है। अक्सर आप एग्ज़ाम से बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए भी आपको एक अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, अपनी सोशियो इकोनॉमिक अवेयरनेस को बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन अपने काम के साथ आप ईमानदारी पूर्वक काम कर पाएँ और अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास वो नॉलेज बेस हो, आपके पास वो अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि हमारे समाज की समस्या क्या है, तभी आप अपने समाज की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। या हमारा समाज कैसे वर्क करता है, या हमारी आर्थिक समस्याएं क्या हैं, इकोनॉमिक हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो सिर्फ अफसर बनना बस नहीं है, अफसर बनने की आपके अंदर एक कुवत भी होनी चाहिए जो बोलते हैं, ठीक है। आप अपने रोल के साथ करके देना, आपको यदि आप अफसर बन जाएं तो अपने रोल के साथ जस्टिस कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है और आपकी ये दक्षता, आपकी समझ। तो इसके लिए एक न्यूज़पेपर आप अभी से पढ़ना शुरू करें, 12th के। और न्यूज़पेपर पढ़ना लिखना कभी किसी को नुकसान नहीं करता है, तो ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा सिर्फ यही एक सजेशन है कि अभी से प्रिपरेशन को ही सब कुछ नहीं बना लेना, अदरवाइज प्रिपरेशन के अलावा फिर आपके जीवन में और कुछ नहीं होगा। ग्रेजुएशन एक ऐसा फेज़ है जिसको सबको अच्छे से करना चाहिए, जिसे पूरी लाइफ आपके साथ रहना है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप ग्रेजुएशन करेंगे जो आपके साथ हमेशा रहेगा, तो वो अच्छे से करना है। प्रिपरेशन के लिए अभी से
आप सिलेबस देख लें, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं आप फिर इस बीच में? आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी जो सामाजिक जो हमारा जीवन है और जो हमारा आर्थिक और पॉलिटिकल घटनाक्रम है उसके बारे में आप अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। अपनी न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी वोकैबुलरी, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो यदि आप प्रिपरेशन ना भी करें तो आपको पता हो, जैसे कि हमारा भारत का इतिहास, ठीक है, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी पॉलिटी और हमारी हिस्ट्री, कि हमारा देश कैसे वर्क करता है और हमारा देश यहाँ तक जो पहुँचा है इसका इतिहास क्या है। ये चीज़ आप ऐसी किताबें पढ़ें जिनसे आपकी इस तरह की नॉलेज बेस डेवलप हो। ये आप अभी प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, और जब आप इतना करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको चीज़ें खुद ही क्लैरिटी आने लगेगी कि आपको आगे चल के क्या करना है और कैसे करना है। 3 साल आप ग्रेजुएशन को अच्छे से करेंगे, अपने कॉलेज जाएंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपका खुद ही एक कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप हो जाएंगी। तो आपको प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, ठीक है। इस जगह पे यदि अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस पर ये जो बेस है, ग्रेजुएशन ही वो बेस है जो आपको बनाना है। पहले आप बेस बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग कैसे बनानी है। थैंक यू। पूरे इस कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का पूरा सार रख दिया और किस तरह से बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सारी बातें आपने बताई। आपका हार्दिक आभार, हार्दिक आपका धन्यवाद हम लोग करते हैं। कहते हैं कि कुछ भी कार्य करते हैं तो पैरों में गति, हाथों में कृति और मस्तिष्क में मति आवश्यक है, और जब ये तीनों चीज़ आती है तो हम कुछ भी करने में बड़े सहज हो जाते हैं। जैसा कि हमारा प्री डिसाइडेड था, हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय है, और इस समय में जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको आप पूछ सकते हैं। हमारे मध्य जो अतिथि आए हुए हैं श्रीमान गोल्डी गुप्ता जी से, तो हाँ, एक माइक होगा। पूछना चाहता है पैनल में से ऊपर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से, सर से, हम से, मैम से अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो माइक आप आ जाइए, आगे आ जाइए। अंशु उधर सर है। सर से है, हमसे है, अमल से? सर चाहिए होती है। एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपना हार्डवर्क करना है, आपको क्लैरिटी और पर्पस होना चाहिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। आप ईमानदारी से अपना काम करें, मेहनत करें, लगे रहें। लगन की बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा अपने रोल के साथ जस्टिस कर पाने के लिए आपको चाहिए कि आप सोशली अवेयर हों, इमोशनली इंटेलिजेंट हों, ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हों और आप में वो काम करने की एक इच्छा होनी चाहिए। तो दृढ़ इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी इसकी क्वालिटी है आपके पास होनी चाहिए। Life and most of the persons suggest Bhagavad Gita. So my question is that ki how Bhagavad Gita is useful for student and player learning. चलिए, तो भगवत गीता की बात करें या कुरान की बात करें, भागवत गीता, हर बुक अपने धर्म के बारे में अच्छी बात, धर्म के बारे में नहीं, वो एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सिखाती है। सी भगवत गीता भी वही काम कर रही है। वो आपको लक्ष्य के प्रति कैसे आपको आगे बढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, और कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ आपको अपने आप को एकत्र कैसे रखना है, और सब चीजों को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति कैसे बढ़ना है। जब अर्जुन भटक रहे थे कि मेरे परिवार वाले हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परिवार वाले को क्या हुआ, गलत तो गलत है, हमें हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित होना है, चाहे फिर सामने कोई भी है। तो सिंपल है कि कॉन्सेंट्रेट के बारे में सिखा रही है, हमारे गोल के बारे में सिखा रही है, और उसी ओवरऑल
वो चीज़ें जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, ऑनेस्टी, ये सब होना चाहिए, उन सब के बारे में बुक सिखाती है। थैंक यू। खूबसूरत चीज़ है। गीता शुरू होती है अहम और ख़त्म होती है धर्म, मेरा धर्म, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कही है, आपका कर्म ही आपका धर्म है। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। रिजल्ट ईश्वर ने अभी कहा, 5वें अध्याय का अगर 7वां श्लोक है उसको पढ़िएगा, उसका अनुवाद पढ़िएगा, बड़ा अच्छा है। उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि तुम्हारा काम अपना कर्म करना है, 100% डेडिकेशन से करना है। फिर भी यू डोंट नो अबाउट द रिजल्ट, वो मैं दूंगा, वो मेरा पार्ट है। तो आपको कभी रिजल्ट से डरना नहीं है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मेरा डेडिकेशन है, मेरा डिवोशन है कि मुझे करना है। तो काम करना हमारा काम है, और नहीं भी हो जो भी हो, उससे हमें कभी परेशान नहीं होना। होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, पर मैं अपनी ड्यूटी में 100% हूँ, मैंने 100% तैयारी की, मैंने 100% दिया, ओवर, वहाँ आपका काम खत्म होता है। बाकी यू जस्ट लैव द रिजल्ट, रिजल्ट को छोड़ दीजिए। तो सबसे जो आजकल बच्चों में मैं देखती हूँ काफी प्रॉब्लम रहती है रिजल्ट्स को लेकर, तो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, मेरी ड्यूटीज। ओके, ठीक है, बताइए। So which type of questions have been asked by the interviewers in the interview? जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ लिखते हैं, अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या अवार्ड्स मिले हैं, आपने क्या लीडरशिप पोजीशंस में आप रहे हैं, और जो भी आपके बारे में विशेष वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं। और उसी के बेसिस पे इंटरव्यू पैनल, जिसमें 5 लोग होते हैं, जो चेयरमैन और चेयरमैन, उनके साथ आपकी वार्तालाप होती है अराउंड 30 मिनट्स, और उसमें जनरली क्वेश्चन आपके बारे में ही पूछे जाते हैं। और सवालों का सिलसिला बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, आप कुछ बोलते हैं, क्वेश्चन में कुछ और पूछना होता है तो कुछ और पूछते हैं। तो जो भी आपने अपने बारे में बताया होता है, उसके थ्रू वो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप में क्या क्वालिटीज़ है, क्या आपने जो लिखा है अपने डैफ में कि आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है। यदि आपको बैडमिंटन खेलना है, देखना पसंद है, तो आपको कुछ रूल्स भी पता होंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ियों में भी आपका इंटरेस्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपने अपने ड्राफ्ट में लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, और आपके अंदर एज ए पर्सन आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। आपको डिलेमा क्वेश्चन को देंगे जहाँ पे आपको डिसीजन लेने होंगे, उसके थ्रू वो चेक करते हैं कि भाई आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप टफ डिसीजन मेकर हो कि नहीं हो, आप ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये सारी चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे IAS या IPS की, तो आपका मतलब थोड़ा प्लान में भी तो होगा कि मान लो अगर मैं इस पोस्ट पर नहीं आ पाया तो उसके बाद क्या करूँगा? अच्छे से करें। तो मेरा अपना एकेडमिक परस्यूट भी था, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने अपनी एकेडमिक भी कंटिन्यू रखी, कोई ब्रेक नहीं रखा उसमें। तो मैंने BA MA MPhil PhD ये सब किया, मैं साथ साथ ही करता रहा इस चीज़ को। तो मेरा ये था कि अगर नहीं होगा करने के बाद भी, तो हम टीचिंग लाइन में या प्रोफेसरशिप में तो कुछ और ये देख लेंगे। एक और क्वेश्चन, मैंने प्रिपरेशन बहुत की, और हो सकता है इसीलिए मुझे समय भी लग गया इसको करते करते। और बट मैंने कभी प्रिपरेशन को स्ट्रगल के तौर पर लिया नहीं, और ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं थी। परिवार का मेरा सहयोग अच्छा था, मेरे दोस्तों का सहयोग अच्छा था, और चूँकि मैं कंटिन्यूसली एकेडमिक्स में भी था, तो मैं कभी इस तरह से डिप्रेशन वगैरह का शिकार नहीं हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा समस्या नहीं हुई, क्योंकि साथ साथ में कुछ कर रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट को डेवलप करने हैं, सो दैट आप प्रिपरेशन के साथ साथ उनको भी अपना परस्यू करते रहें, सो दैट आप मेंटली फिट रहें, मेंटली आप सेम रहें, और अपने दोस्तों परिवार वालों से अपना बातचीत अच्छी रखें। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें? देखो, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट भी आपके होने चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता आपके लिए हानिकारक है। तो डिस्ट्रैक्शन ये नहीं हो कि डिस्ट्रैक्शन ही लाइफ बन जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो दोस्त हो, ये कोई आपकी अन्य गतिविधियाँ हो, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शन उचित मात्रा में ही ठीक है, और उचित मात्रा में होने में उसमें कोई बुराई नहीं। उचित मात्रा में आपका बाहर घूमना फिरना, उचित मात्रा में आपका सोशल मीडिया का यूज़ करना, उचित मात्रा में आपका दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में, उनसे कोई समस्या नहीं है।
लेकिन इसको कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास एक क्लैरिटी और पर्पस होनी चाहिए। जिस दिन आपके पास ये होगा कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, उस दिन आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो आप करके ही रहेंगे। तो एक पर्पस की क्लैरिटी रहेगी और एक दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। कुछ भी काम को करने में आप बैठते हैं तो थोड़ी देर में आपको मन करता है कि मैं कुछ और कर लेता हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको विल पावर जनरेट करनी पड़ेगी, ये काम मुझे करना ही करना है, तो डिस्ट्रैक्शन अपने मुझे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जैसे कोई गोल है आपका, तो कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं? गोल आप ही का है ना, तो भाई अगर आपको एग्जाम देना है कुछ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम देना है और आपको पता है कि आपका एग्जाम है, जब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम चल रहे थे तब तो नहीं तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन आया, तब तो तुम्हें पता था कि अगले दिन मेरे एग्जाम में पूरे दिन आगे छुप के पढ़ लूंगा। बट सर इन फर्स्ट टाइम वी फील फियर। उसके साथ साथ ही चीजें चलती रहती है, हर किसी को ये तो सवाल तुम्हें, ये सवाल मुझे भी थे, लेकिन मैंने यही जाना कि ये सब होता रहता है, साथ साथ इसके चलता रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आप अपना 100% कभी नहीं दे पाते, आप 60% दो, आप 70% दो, उतने में भी आप सक्सेसफुल। और जो भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी यही क्वेश्चन होते हैं और उन्हें यही डर होता है, और सारे लोग इसी के साथ ही प्रिपरेशन करते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि यदि आपने एक लक्ष्य रखा है तो उसके लिए आप कुछ तो करते रहें, आपको रास्ता दिखता जाएगा। जब आप अभी 12th वाले अगर कहाँ पे क्या क्राइम हो रहा है, कहाँ पे क्या नए घटनाक्रम हो रहे हैं, कहाँ पे नए सेंटर खुल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की योजना चल रही है, ये सारी चीज़ आपके होनी चाहिए। लेकिन यदि आप प्रिपरेशन के स्टेज पे पहुँच गए जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप एनालाइज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको यही देखना है कि क्या नया क्या है, समस्या क्या है, इसके पहले का इतिहास क्या है और इसका समाधान क्या है। ठीक है, यही उसका एक प्रारूप है। देखो, स्पीड और कंटेंट और टाइमिंग में ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल करेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति जो एग्ज़ाम दे रहा है वो समहाउ एग्ज़ाम टाइम के अंदर ही उसको पूरा करके आ रहा है। हर कोई, रेयरली ऐसे लोग बचे हैं जिनका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट जाता है, वो सिर्फ इसलिए छूटता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटेंट। ठीक है, आपके पास जिन जगहों पे कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना है कि एक्चुअली पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उतना ही लिखने के, दूसरा पॉइंट आंसर करेंगे आप तो आपका कंटेंट कंसाइज हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपके पास कंटेंट है तो आप कभी शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं होंगे। ये मैं कह रहा हूँ आफ्टर राइटिंग 5 मिनट्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कंटेंट है तो शॉर्ट ऑफ टाइम आप कभी नहीं होंगे, आप यू विल ऑलवेज बी शॉर्ट ऑफ कंटेंट, नेवर बी शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर कहीं होगा भी अगर आप यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इट इज बिकॉज तुमने किसी या तो किसी क्वेश्चन में तुमने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है सोचने में या लिखने में। कहीं पे टॉप नॉच लोग नहीं बैठते, और जो टॉप नॉच है वो भी जाकर के टॉप नॉच जगहों पे सब एवरेज ही हो जाते हैं। ठीक है, और मुझसे ज़्यादा एवरेज नहीं होता, मैं लिख करके दे सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एवरेज नहीं होता, और जब मैं कर सकता हूँ तो निश्चित तौर पर कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, कंपटीशन तो रहेगा लाइफ में, हर चीज़ में कंपटीशन है। ठीक है, यस सर, लेकिन उस चीज़ को दिमाग में नहीं लाना है। ये बात बिल्कुल सभी लोग ध्यान रख लें अपने माइंड में कि यदि आप कंपटीशन के बारे में सोचेंगे, यदि आप रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे, अभी भगवद गीता की बात हो रही थी, अगर वहाँ से कुछ भी आपको अगर लेना है अपने लिए टेक अवे है तो यही है कि ज़्यादा रिजल्ट के बारे में और कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना। जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करने के बारे में सोचना है। भगवद गीता का भी यही सार है, डू योर ड्यूटी। ठीक है, अपना कर्तव्य अच्छे से कर लो बस, बाकी ये मत सोचो कि क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। सवाल ये है कि आप इस पोस्ट पर आते हैं तो उसके बाद आपको कई सारे ऑर्डर्स मिलते होंगे, मतलब गवर्नमेंट से कई सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन उन सिचुएशंस में आप क्या करते हैं जब आपको एक ऑर्डर मिला
और आपके कोसाइंस से वो मतलब आपको लगता है कि वो सही नहीं है और लोगों के लिए भी वो मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपका उस समय स्टेप क्या होता है जो आपको लगता है? ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी, गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं करवाती, गवर्नमेंट वही करवा सकती है जो लॉफुल है। गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशन है और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि किसी सिचुएशन में ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन हर कोई इस व्यवस्था में हर कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉ से बना हुआ है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लॉफुल है, तो हमें उसको करना है। देयर इज नो डिलेमा है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें तो करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, थैंकफुल टू यू कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमने ये सेशन ज्वाइन किया और ये मेरा पहला सेमिनार है जो मैंने यहाँ पे अटेंड किया है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम फुली डेडिकेशन देते हैं, जैसा कि मैम ने बोला कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि आप फुली डेडिकेटेड होने चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे घर के एनवायरनमेंट देखकर, बहुत सारे सोशल एनवायरनमेंट देखकर कभी कभी ऐसी स्टेज पे हम आते हैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हमारे अंदर खुद से फील होने लगता है, तो सर फिर से मोटिवेट होने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? प्रॉब्लम्स आर रियल, मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास समस्याएं होंगी। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये समस्याएं 99% लोगों के पास होंगी जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। और डिमोटिवेशन भी होता है, सभी को होता है, मुझे भी हुआ है बहुत बार। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सो जाना है, फिर से अपनी तैयारी से ज़्यादा दिक्कत हुई, खाया पिया सो गए। और सर एक और क्वेश्चन मेरा है, भी कुछ हमें स्ट्रेटेजी करनी चाहिए प्रिपरेशन के साथ साथ, मतलब सब्जेक्ट तो है ही है, उसके अलावा अध्यात्म से रिलेटेड भी कुछ हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए थोड़ी बहुत? उसका रोल ये है कि वो आपको मोटिवेट रखता है। अगर किसी की ईश्वर में आस्था है, किसी का अध्यात्म में है, तो वो आपको शांत रखता है उनको। और ईश्वर में किसी की आस्था है तो उसे रह जाए कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी भगवान का उसे, भगवान का साथ तो है। यदि उससे रहकर के यदि आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप रिलीजन का सहारा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ से मंदिर, यहाँ से मंदिर, वहाँ से मंदिर, उसी से बस नहीं करें। आपको जो काम है वो तो करना ही है, लेकिन यदि भगवान में सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू टेंपल, आई एम जस्ट आध्यात्मिक बुक्स। कोई भी यदि आप आध्यात्मिक बुक नहीं पढ़ रहे करें, लेकिन आपको जो अपना काम है वो करते रहिए। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आस्था का एक काम है, हमें बदलेगा, ठीक है। जहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं होता है वहाँ पे लोगों के लिए विश्वास जनरेट करती है आस्था, ठीक है। और आपको दृढ़ से शक्ति डेवलप करने में भी और आपको मोटिवेशन देने में भी, उसका जरूर आप प्रयोग करें। Sir, I want to ask my question that how can we overcome our exam pressure or peer pressure, as we can see so much students are attempt the suicide. एक एग्जाम है, जीवन नहीं। तो दूसरा प्रेशर लोग करते हैं, प्रेशर लेना है कि नहीं लेना है ये आपके ऊपर है। जैसे मेरा मन, मेरा एग्जाम है कल, जितना पढ़ा उतना पढ़ा और फिर सो गए, सुबह देखना, ठीक है। तो पीयर प्रेशर ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो वो केयरलेसनेस अपनी खुद अंदर डेवलप करवा कि ज़्यादा लोगों के कहने से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कोई अपने लिए लक्ष्य रखा है उसमें अपनी गति से, अपनी सक्षमता से आप काम करते रहो और अनावश्यक रूप से इस चीज़ का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ आप सभी को, एग्जाम में देना हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और करना लाइफ में। इतने सारे लोग करते रहे, आपके माता पिता, आपके आसपास के लोग करते रहे, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या उनका काम नहीं है? तो जो भी आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आपको आपने एक लक्ष्य रखा है, उसमें आप मेहनत कीजिए, अपना पूरा दीजिए। नहीं होता नहीं होता है, कोई बात नहीं। इसमें प्रेशर लेना, परेशान होना, ये सब तो बहुत कोई मतलब वाली बात नहीं है। और सुसाइड वगैरह तो सोचना भी मत कीजिए। ओके सर, ऐसा है कि मत करो, अभी से ही मत करो, कुछ और देखो भाई। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड स्पेशली हमारे तो ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका रिफ्रेशमेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ लंच टाइम हम लोग आ गए। हेलो, हाथ ला लो। 2 मिनट आपकी अपनी खराब कर दें। बच्चे लावे ना तो मेरे बॉस का फोन आ जाएगा। नहीं सर, सर बहुत मथुरा में क्या कर रहे हैं? सर आज मोटिवेशनल स्पीच एक तरह से हुई, बच्चों को आपने मार्गदर्शन दिया, बच्चों की विभिन्न क्वेरियाँ थी उनको भी आपने सॉल्व आउट किया। आपका किस तरीके से अनुभव रहा इस पूरे प्रोग्राम में? मेरा देखिए इस प्रोग्राम में आने का सब मेन जो पर्पज़ था, जो हमारे
पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चे हैं जो हमारे पुलिस लाइन में हैं, और पुलिस के वार्ड्स हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, और शहर के अन्य बच्चे भी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, और इनमें से बहुत लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं अभी रिसेंट टाइम्स में ही एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, और इस तरह का प्रोग्राम जो किया जा रहा था, तो मैंने समझा कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है सिविल सर्विसेज में, जो आने वाली जनरेशन है, इनमें से बहुत लोग बनेंगे, तो उनको जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इनको कुछ बता पाऊँ। और मैंने यही सी चीज़ पर बल दिया कि इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लेना है, और ये एग्ज़ाम हमें और सारे एग्ज़ाम्स की तरह ही, और इसमें हार्डवर्क दृढ़ इच्छा से इस एग्ज़ाम में पास करें। सर, भारत के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज के समय पर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटने का मन बना चुके हैं, अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके हैं, साध चुके हैं। ऐसे में उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से मेरा यही कहना है कि जो आपका कर्तव्य है उसको अच्छे से करते रहें। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे अच्छे से करें, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम को अच्छे से दें, और रिजल्ट के बारे में बहुत परेशान ना हो, कंपटीशन के बारे में बहुत परेशान ना हो, भविष्य के बारे में बहुत परेशान ना हो। थैंक्स सर। कोई नहीं गाइडेंस नहीं से लोगों पार्टिसिपेट किया, तो बच्चों को एक अच्छा पाथ मिल सके, एक अच्छी कैरियर गाइडलाइंस मिल सके, इसी बेसिस पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। एसएस यूपीएससी तो एक माध्यम था बस, बट बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके और अच्छे ऑफिसर्स मिल सके, इसलिए। तो कितना सफल मानते हैं इस पूरे कार्यक्रम? हम मानते हैं कि आप काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा, बच्चों को बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आए, और जो IPS सर आए तो उन्होंने भी बहुत अच्छे आंसर्स दिए, पूरी पैनल ने बहुत अच्छा दिया। बच्चे, मुझे लगता है इससे अच्छा फीडबैक निकल के आएगा, बच्चे अच्छा मोटिवेट होंगे आगे। जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है, कभी भी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेशन महसूस होता है, कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कुछ भी होता है, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। फीस, कोचिंग सब साइड में, उसको हटाइए। हम कोई इंस्टीट्यूट में आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, कोई आपकी कोई भी कैरियर काउंसलिंग, कैरियर का कोई भी डाउट है, आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हम आपसे इन सब पॉइंट्स पर डिस्कस कर सकते हैं। चंद्रा मैम हमारे साथ भी और कर लो भाई किसी बदतमीजी से पकड़ कहाँ जा रहे हो? अरे तू मेरी बस में जल्दी, इधर उधर मत जाना, सीधे बस में है ना।